डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 है और इसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो आप बायोलॉजी 3 में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 2 जो है, जिसका नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, वो चैप्टर आपका रिमूव कर दिया गया है। कोविड-19 के पैनिक को देखते हुए आपके क्लासेस कोचिंग रन नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी क्लास को क्या कर दिया गया, उस चैप्टर को 30% डिडक्ट किया गया, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर डिडक्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इस साल के कोर्स से नेक्स्ट ईयर के कोर्स से हो सकता है उसे ऐड कर दिया जाए। तो आपको जो कोर्स है उसी कोर्स को आपको पढ़ना है। क्लियर? तो इन बातों में आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप पे या से जुड़े हुए हैं, पर्सनली हमारे नंबर से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम ऑलरेडी उनको ढूंढ करके हम उन्हें शेयर कर देते हैं, नोट्स को भी, क्लास को भी। तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है किसी की बेनिफिट हो जाए, किसी को क्लास मिल जाए जिससे वो पढ़ सकता है। क्लास का जो प्रारूप, जो लोग नए लोग हैं, उन लोग जो पहले से जानते हैं वो तो जानते हैं, जो लोग नए लोग हैं उनके लिए बता दें। क्लास आपकी चलती है एनसीईआरटी क्लास। एनसीईआरटी क्लास में आपका इसी प्रकार से क्लास चलती है। एनसीईआरटी बुक हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि जो नोट्स हम लोग पढ़ते हैं उसी नोट्स को हम लोग, जो नोट्स आपको सेंड किया जाता है उसी नोट्स को पढ़ा जाता है। होता क्या है कि नोट्स की लैंग्वेज कभी कभी आप समझ नहीं पाते हैं, इसलिए एक क्लास आपको रन कराई जाती है जिससे आप यहाँ से चीज़ों को ईजिली समझ लें। डिस्क्रिप्टिव क्लास भी आपकी स्टार्ट कर दी गई है। फर्स्ट चैप्टर में 5 वीडियोज हो चुके हैं, तो आप अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक आपका डिस्क्रिप्टिव क्लास करा दिया गया है और नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट मंडे को आपको मिल जाएगा। मंडे टू वेडनेसडे आपको 3 दिन क्लास आपको रिकॉर्ड होती है। रेयर केस में आपकी 2 क्लास शायद अपलोड होती है, टाइम टेबल मुझे लर्न नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्लासेस सेंड की जाती हैं उस क्लासेस को आप देख लीजिए। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, चूँकि आप जब सामने पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आपको आता है। अब काम की बात करें तो काम की बात ये है कि अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि परसेंटेज आपने अपने अपने सिटी में देख लिया होगा, परसेंटेज की मार्क क्या है, कैसे है। तो आप जो भी टॉपिक है उसे छोटा मत समझिए, बल्कि हर टॉपिक पे पूरा ध्यान दीजिए, उसे पढ़िए, उसे रिमाइंड करिए, याद करिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज उठा सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा गया हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है। ऑर्गेनिज्म भी आप जानते हैं, ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया सब लोग आते हैं। क्लियर? और यहाँ पे रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी संतान को पैदा करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, थोड़ी देर आज बात कर लेते हैं जिससे आपको इसका बेस समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा परेशान ना हो, तो इसको आप ध्यान से समझ लें तो चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी। रिप्रोडक्शन का सीधा सा शाब्दिक अर्थ होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म धरती पे पैदा हुए हैं, डार्विन का कहना है कि हर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहली ये क्षमता होती है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है, क्लास 10th में हैं आप लोग और जब 4th चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका आएगा डार्विन लॉ। तो उसमें आप पढ़ेंगे ओवर प्रोडक्शन, कंपटीशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये अलग अलग थ्योरीज हैं, नेचुरल सिलेक्शन। तो उसमें हम आपको बताएंगे सब चीज़ों को। अभी सिर्फ ओवर प्रोडक्शन के बारे में जानिए। तो उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करते हों, उनमें एक एबिलिटी पाई जाती है कि वो चाहते हैं पूरे ब्रह्मांड में उन्हीं जैसे लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो। इसलिए वो बहुत ज़्यादा नंबर में, संख्या में बच्चे पैदा करना उनकी एक हॉबी होती है, ये कह सकते हैं हॉबी होती है, उनकी एक आदत सी बन जाती है। और इस सभी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी पाई जाती है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करना। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो की अगर हम बात कर लें तो आपका फ्रेंड है, तो आपका खून पीता है, तो उसके बॉडी में आपका खून है, तो वो खून का रिश्ता है, तो उसे आप फ्रेंड कह ही सकते हैं। ठीक, तो वो जो आपका फ्रेंड है मॉस्क्यूटो, वो एक दिन में लाखों अंडे देता है। तो आप सपोज कर सकते हैं कि अगर सभी एक सरवाइव कर जाएं, एक फिश एक दिन में, एक सीजन में लाखों अंडे देती है, अगर सभी एक सरवाइव कर जाएं, तो आप सोच लीजिए पूरे तालाब में पानी नहीं, सिर्फ मछलियाँ होंगी, पूरे धरती पे मच्छर ही होंगे और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। उसी तरह से मॉस्क्यूटो
इसके अलावा जो ये क्या कहते हैं मक्खियाँ हैं, छोटे छोटे वार्म्स हैं, कीड़े हैं। आपने देखा होगा बरसात के सीजन में, आपने देखा होगा मिलीपीड्स को आपने अपने साधारण भाषा में कुछ लोग राम जी की घोड़ी, लिल्ली घोड़ी इत्यादि शब्दों से उसे कहते हैं, मिलीपीड कहा जाता है। तो उसमें कई पैर पाए जाते हैं, छोटे छोटे लाल लाल होती हैं, आपने देखा होगा बरसात के दिनों निकलती हैं। जब आप देखते हैं बरसात के दिनों में वो जब निकलती हैं तो एक जगह से मिट्टी का, जहाँ पे इकट्ठा हुई मिट्टी होती है, उस मिट्टी के क्षेत्र में वहाँ पे एक दो नहीं होती बल्कि हजारों की संख्या में निकलती। बहुत सब मर जाती हैं, बरसात में बह जाती हैं, मर जाती हैं। लेकिन अगर उनकी संख्या उसी क्राइटेरिया से बढ़ती रहे, सपोज करिए आप, तो फिर आपको पैर रखने के लिए मिट्टी नहीं मिलेगी बल्कि उन्हीं के ऊपर से चल के जाना पड़ेगा। वह स्थिति स्केरी थी केचुओं की। तो कहीं ना कहीं हर ऑर्गेन्स की एबिलिटी है को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करना चाहता है। अब ये बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी दो प्रकार से आती है। एक तो एसेक्सुअल मेथड से करते हैं जिसमें सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी वो सेक्स नहीं करते हैं, सिर्फ बच्चे पैदा होते हैं। और एक ऑर्गन वैसे होते हैं जो सेक्स करके बच्चे पैदा करते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में, कैसे सेक्सुअल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है, ह्यूमन सेक्सुअल ऑर्गन क्या होते हैं, ह्यूमन सेक्सुअल ऑर्गन मेल के ऑर्गन कौन कौन से हैं, फीमेल के ऑर्गन कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित आपकी जो हेल्थ हैजार्ड आने वाली, हेल्थ से संबंधित जो डिजीज आने वाली उसके बारे में समझेंगे। बहुत सारे ऐसे आपकी एज में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में समझेंगे जो आपके हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। इन सभी टॉपिक पे आगे चर्चा की जाएगी जो आपके कोर्स में इंक्लूड की गई हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने ब्रॉड माइंड को बढ़ाना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करके इन बातों को सुनना समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नॉर्मली ना तो बोला जाता है ना कहा जाता है, लेकिन इस चैप्टर में कंडीशन ये है कि उसे सुनना भी पड़ेगा, कहना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, जो कि आपकी लाइफ के लिए, आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस एज में ये चीज़ें जो हैं रिप्रोडक्शन वाली टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है और सबको समझना जानना बहुत भी आवश्यक है। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप पूरे चैप्टर को अगर ध्यान से सुन लेंगे, देख लेंगे, तो इस चैप्टर में कोई एक दो पॉइंट आपकी बचेगी जो आपको टफ पड़ेगी। नहीं तो आप दोनों क्लास यानी ए वाला क्लास, एनसीईआरटी क्लास और डिस्क्रिप्टिव क्लास कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी लर्न हो जाएंगी, जो कि आपके बॉडी से संबंधित चीज़ें हैं। आपको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इधर आने वाली नहीं है। बायोलॉजी इसीलिए ईजी होती है कि उसे हम एज्यूम करना तो पड़ता है, सब चीज़ एज्यूम करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद आपकी बॉडी से रिलेटेड मैटर होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको पता है आप भोजन खाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं आप सांस लेते हैं आप जानते हैं, ब्लड चलता है आप जानते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, बाकी चीज़ें हम आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले अब बात ख़त्म करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा और बात नहीं ख़त्म होगी। तो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टॉपिक में लिखा गया द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म धरती पे ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो उसकी संतान जो पैदा हो रही, एक सेकेंड शायद आवाज़ साफ नहीं आ रही, हाँ, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म धरती पे ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि उसकी जो संतान पैदा हो वह संतान कैसी हो, दूसरे जाति का हो। ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता कि उसकी संतान उसी की जाति की पैदा हो। कोई इंसान इस सपने में नहीं सोचता कि उसका बच्चा शेर पैदा हो, लेकिन वो कहता है कि हम अपने बच्चे को शेर बनाएंगे। शेर एक उपमा देता है कि उसका बच्चा ताकतवर होगा, शेर जैसा जुझारू होगा, शेर जैसा परिश्रमी होगा, शेर जैसा तेज होगा, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि हमारा बच्चा शेर होगा। कोई ये नहीं कहता कि हम अपनी बच्ची को चील बनाएंगे, कोई कहता है बाज बनाएंगे, कोई कहता है कि अपने बच्चे को बाज बनाएंगे, बाज जैसा तेज होगा, कभी नहीं कहता। ना वो चाहता कि उसका बच्चा बाज हो जाए, कौवा हो जाए, कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। तोता सब पालते, कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा तोते जैसा ग्रीन हो जाए, ऐसा कोई चाहता नहीं। तो जो भी स्पीसीज, चाहे वो मॉस्किटो भी कभी नहीं सोचता कि उसका बच्चा इंसान जैसा पैदा हो, नहीं, वो भी ये सोचता कि उसका बच्चा मॉस्किटो ही हो ताकि वो दूसरे का खून पी सके और सबसे रिश्ता रख सके खून का। वो आज के ज़िंदगी के एनर्जी वेम्पायर्स हैं, खून सक करने वाले। वो संडे को मैंने आपसे कहा था ना कि उसके वीडियो हम बताएंगे आपको, तो वीडियो नहीं बना, इस संडे को आपको जरूर मिलेगा। एनर्जी वेम्पायर्स जरूर देखिएगा, उसमें आपको मज़ा आएगी। एनर्जी वेम्पायर्स में कैसे कैसे एनर्जी वेम्पायर्स हैं आपकी धरती पे, आप खुद नहीं समझ पाते कि आपका खून कैसे चूसते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म कैसे पैदा होते हैं, अपने प्री एग्जिस्टिंग यानी पूर्वज से ही उस जैसी संतान पैदा होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर?
रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। कह रहा है रिप्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज यानी स्पीसीज यानी जातियों का सर्वाइवल होता है। अब सपोज करिए कि अगर हमारे दादा की एक कैपेबिलिटी नहीं होती को बच्चा पैदा कर सकते, तो हमारे पिता बुआ इत्यादि नहीं आते। अब अगर उनकी ये कैपेबिलिटी नहीं होती तो हम नहीं होते। तो इस प्रकार से अगर उनकी भी किसी भी जाति की अगर ह्यूमन बीइंग की एक कैपेबिलिटी खत्म हो जाए, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता खत्म हो जाए, तो उसके नेक्स्ट प्रोजनी यानी उसकी संतान नहीं आएगी, जिससे उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसका नाम खत्म हो जाएगा। इसलिए सबको संतान चाहिए होती है और इसीलिए सब लोग संतान पैदा करते हैं, जिससे उस स्पीसीज का, उस जाति का धरती पे महत्व रहता है। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कह रहा रिप्रोडक्शन या प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूटी को बनाए रखती है। एक मरता है तो दूसरा पैदा हो जाता है। इस लॉकडाउन में जितना मरने वाले हैं ना, अगले साल तक उतना पैदा भी होने वाले हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के प्रकार। क्लियर? रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक में सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी सेक्स नहीं होते हैं, और एक में सेक्स होता है। तो जिसमें सेक्स नहीं होता उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जिसमें सेक्स होता है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर सेक्स नहीं होना है तो एक ही ऑर्गेनिज्म काफ़ी है, उसमें 2 की आवश्यकता क्यों है? अगर सेक्स करना है तब तो मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ेगी। अब तो भारत सरकार ने या विश्व के बहुत सारे ऐसे देशों ने परमिट दे दी कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़का से शादी कर सकता है। ठीक, तो ये तो एक परमिट है, लेकिन संतान पैदा करने के लिए मेल और फीमेल यानी लड़की और लड़के दोनों की होनी नेसेसिटी है, दोनों का होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है अगर यूनिसेक्स जिसमें सेक्स नहीं करना है, एसेक्सुअल है, तो उसमें ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? वो वही चीज़ चाहिए कि वो क्या काम करे कि वो अकेला भी रहेगा तब भी संतान पैदा कर लेगा। यानी अगर उसकी सेल अकेली है तो उसे, अब जिससे बच्चा पैदा होता है उसे हर वक्त माता ही कहा जाता है, मातृकोश का। तो इसे मात्र ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इससे पैदा होने वाली संतान को डॉटर कहते हैं, क्योंकि वो बाद में फिर माँ बनेगी। तो माँ बनने का अधिकार जो है वो स्त्रियों को ही है, या ये कहते हैं फीमेल को ही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मेल इस गैमेट को क्या कहते हैं, डॉटर कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। कह रहा है न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो, किससे हो? सिंगल पेरेंट से। पेरेंट के कितने होने चाहिए? सिंगल होने चाहिए, यानी ना तो माता पिता अलग नहीं है बल्कि एक ही पेरेंट है, चाहे वो माँ मान लो उसे, चाहे पिता मान लो। अब माँ ही मानेंगे चूंकि उसे संतान पैदा हो रही तो उसे हम माँ मान लिए। ठीक, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। कह रहा है सेक्स सेल का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, चूंकि सेक्स सेल तो है ही नहीं, इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं हम। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, कुछ एग्जाम्पल हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे क्या है? फिजन। किस में पाया जाता? अमीबा में पाया जाता। अमीबा में आगे हम आपको बताएंगे सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में, अमीबा में क्या होता है? फिजन होता है। फिजन का मतलब होता है कि उसके बॉडी पार्ट टूट जाते हैं और एक ही बॉडी पार्ट टूट करके एक से ज़्यादा जीव पैदा कर देते हैं। ठीक, बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग पाई जाती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें छोटी सी कलियां निकल जाती हैं। हाइड्रा की बॉडी है, हाइड्रा की बॉडी आपने 9th में सिलेंट्रेटा पढ़ा है, सिलेंट्रेटा ग्रुप में हाइड्रा के बारे में आपसे बताया गया था। तो हाइड्रा में आपने देखा था कि ऐसे छोटी सी इसकी बॉडी होती है हाइड्रा में, इसमें बड बन जाते हैं और यही बड बाद में माता पिता के शरीर से अलग होकर के नई संतान बन जाते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। बताएंगे आगे, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। क्लियर? स्पोर फार्मेशन होता किसमें? राइजोपस में। रीजनरेशन प्लेनेरिया में। आपने अपने घर में छिपकली देखा है? जो भगाए नहीं होंगे उनके घर में होंगे। कुछ लोग तो झाड़ू लेके पीछे पड़ जाते हैं और छिपकली उतनी ही चालाक है, कहती ठीक है दौड़ा लो, हम छत पे रहेंगे और पूंछ तुम्हारे ऊपर गिरा देंगे। तो पूंछ नीचे गिर जाती है, यानी जब उसके पीछे उसका एनिमी पड़ता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो दुश्मन के रूप में, तो अपनी पूंछ को गिरा देता आपके ध्यान को भटकाने के लिए, छिपकली गिरा देती। फिर बाद में देखते हैं छिपकली की नई पूंछ निकल आती। इसे रीजनरेशन कैपेबिलिटी कहते हैं, यानी उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो शरीर का अंग कटता है तो उसमें नए नए जीव का निर्माण हो जाता है, उस नए टुकड़े से जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे आप गुलाब काटते हैं ना, तो गुलाब की जो डाली लगाते हैं उससे नई जीव, नया पौधा बन जाता है। उसी प्रकार से एक एक टुकड़े से नए नए जीव का निर्माण हो जाता है, इसे रीजनरेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन, जो टुकड़े होते हैं, टुकड़ा, फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़े कटते हैं और टुकड़े जर्मिनेट करके नए नए जीव का निर्माण करते हैं, आगे हम आपको बताते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट में
फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर पे गेंदा लगाया जाता है। गेंदा का फूल क्या होता है कि जब बारिश होती है कभी कभी गिर जाता है, तो उसके जो नीचे के हिस्से होता है उसमें जड़ उगाता है, जो तना होता है उसका ग्रीन ग्रीन तना होता है, तो उसमें जड़ उगाती है। उस जड़ में जो छोटी छोटी डालियाँ होती हैं उसमें भी आ जाती है, और फिर उस डाली को तोड़ करके अगर आप दूसरी जगह लगा देते हैं उस ब्रांच को, तो नया नया पौधा बन जाता है। आप गुलाब फूल फ्लावरिंग प्लांट है, उसको कट करके लगाते हैं, नया पौधा बन जाता है। क्लियर। आपने नींबू को अगर मिट्टी में दबा दिया, उसके जड़ को तने को काट करके, नींबू भी उग जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, यानी अपने शरीर के हिस्से को ही जर्मिनेट करके एक नया पौधा बना लेते हैं, नई जात बना लेते हैं, नए जीव का निर्माण कर देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिम्स को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और ये प्लांट में ही पाए जाते हैं। और जो बॉडी के निर्माण से कर देते हैं, जैसे कि अमीबा है, हाइड्रा है, उसे कहते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल पाई जाएगी और जिसमें मेल और फीमेल पाए जाएंगे। अब ये अलग की बात है कि मेल और फीमेल के ऑर्गन एक ही बॉडी पे पाए जाते हों या मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हों। जब मेल और फीमेल के बॉडी एक ही ऑर्गेनिज्म पे पाए जाते हैं, जैसे कि किसको कहते हैं, एस्टेरिस में, केचुए में होता है, जोंक में होता है, ठीक, जिसे जोंक को कहते हैं, एक मिनट, हेरोडेक्टाइल नहीं, जोंक को कहते हैं लीच, हेरोडिनेरिया कहा जाता है। साइंटिफिक नेम क्या है, हेरोडिनेरिया। उसको कॉमनली क्या कहते हैं, लीच कहते हैं इंग्लिश में। तो वो कैसे हो, तो उसमें दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी आप पाए जाते हैं एक ही बॉडी में। जबकि अगर बड़े जूम चले जाते हैं, जैसे गाय भैंस इंसान में आ जाते हैं, बंदर में चले जाते हैं, तो इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन अलग अलग पाए जाते हैं, यानी मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग राइजेज फ्रॉम टू पेरेंट डिफरेंट सेक्स ऑफ मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स। कह रहा है दो अलग अलग पेरेंट होते हैं, एक को मेल सेक्स कहते हैं और एक को फीमेल सेक्स कहते हैं। इन मेल पेरेंट कंटेन मेल सेक्स सेल। कह रहा है मेल पेरेंट जो कंटेन करता है, अपने पास रखता है, मेल सेक्स सेल रखता है, जिसे मेल गैमीट कहते हैं या स्पर्म भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। इसे हिंदी में वीर कहा जाता है, ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वीर कहते हैं, स्पर्म कहते हैं इंग्लिश में। एंड फीमेल कंटेन फीमेल सेक्स सेल, जिसे फीमेल गैमीट या ओवा कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं। साधारण भाषा में इसे अंडा कहा जाता है, ठीक। वो बड़े ऑर्गेनिज्म, चाहे वो गाय भैंस इंसान हो उनमें भी निकलता है, बंदर हो उनमें भी ओवा बनता है, या छोटे छोटे जीव में ले लें, पक्षियों में ले लें, सांपों में ले लें, उसमें भी ओवा का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। द ऑर्गेनिज्म डेट अकर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एस। कह रहा है जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीन है, मछलियाँ हैं, फ्रॉग हैं, हेन है, बत्तख हैं, हेन मुर्गी हैं, कैट, ठीक। और उसके बाद कुछ फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे कि गेहूं में होता है, आम में होता है, पपीता में होता है, ठीक है। तो इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार से आपका एक पार्ट, एक सेगमेंट मैंने आपको कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में बता दूं। मैं जानता हूं टॉपिक आपकी कम थी, लेकिन मैटर समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा बातों के माध्यम से समझाया है। टाइम आपका ज़्यादा लगा है, क्योंकि समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए टाइम आपका लगा है। आप वीडियो को पूरा देखे होंगे, मुझे इस बात का भरोसा भी है। नेक्स्ट पार्ट आप जल्द ही देखेंगे। और आपको मैं बता दूं, रिवीजन साथ में करते रहिए, अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिससे आने वाले भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। आप हंसते खेलते अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं। तो इन्हीं सब उद्देश्य विश्वास के साथ फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।